प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इस वक्त सियासी गेमा गेमी है और नवाज शरीफ साहब ने आज अपनी बहुत दिनों के बाद ऑफिशियली ज़ाहिर मुहिम का आगाज़ किया और वो ये कह रहे हैं कि मेरा मिशन जो है मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा करना है। और माजी में वो ये कह रहे हैं कि 2017 में मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। अगर मुझे ना निकाला जाता तो आज हाफिज़ाबाद के सबके पास रोज़गार होता। वो कह रहे हैं कि जी हर घर खुशहाल होता, हर घर में रोशनी के चिराग जल रहे होते, कारोबार होता, काश्तकार खुशहाल होते, बिजली गैस बिल और ये तमाम चीज़ें महंगी ना होती। उन्होंने कहा जी जाली मुकदमात में फंसाया जाता है तो पाकिस्तान का मकाम ऊंचा होता। पाकिस्तान एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका था, तरक्की अरूज पर थी और हम एशियन टाइगर बन चुके थे। दूसरी तरफ ये दावे तो नवाज शरीफ साहब पहले भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं, लेकिन 16 महीने भी उन्हीं की हुकूमत थी, उसमें हमें ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आई। और जब मुल्क को आपकी ज़रूरत होती है तो आप पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, ये भी आपके क्रेडिट पे है। और अब एक नया पाकिस्तान के अवाम को सहारा देने पहुंच गए, आसरा ही है। और अवाम के लिए तो बेहतरी हमें ये आपको पैकेज बाजार नज़र नहीं आ रहा। एशियन टाइगर पहले भी बनाने आए थे, अब दोबारा दावे कर रहे हैं, लेट्स सी होता क्या है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं हम वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। वफाक में हुकूमत बनेगी कैसे, ये एक अलग बहस है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन मुहिम चला रही है भरपूर तरीके से। और वो कह रहे हैं कि महंगाई से निपटने के लिए 10 निकाती एजेंडा है। ये 10 निकाती एजेंडा गुर्बत से मुकाबले के लिए है। उन्होंने बताया जी कि हम लोगों की खिदमत करेंगे और अवाम को रोज़गार भी देंगे। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि बिलावल को जितवाना है तो NA 127 और PP 166 में वो उन्होंने इफ्तिताह किया अपने इंतखाबी दफ्तर का। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आप ज़रा 127 से पहले मैंने बनाना, फिर वज़ीर आज़म बनाएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी को। तो ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर वो माहौल, वो मोमेंटम 1/3 किसी के पास नहीं है। 172 का नंबर हासिल करना है। तमाम ही जमातें जो हैं वो इस वक्त इस कोशिश में ज़रूर हैं, लेकिन बज़ाहिर नंबर्स नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल असम्बली के लिए ज़रा पूरे कैंडिडेट नहीं खड़े कर सकी, इवन सिंध से भी। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, तो ज़रा दोनों ने नेशनल असम्बली में अपने उम्मीदवार जो हैं वो पूरे नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आज़ाद उम्मीदवार उनके लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने चारों सूबों और नेशनल असम्बली के लिए तमाम कैंडिडेट्स उनके मैदान में मौजूद हैं। तो ये भी एक दिलचस्प अमर है। और जो पोजीशन है पार्टी पोजीशन से, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पंजाब में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो अपने कैंडिडेट हैं वो पूरे कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारे। वजह क्या हो सकती है, चूँकि कुछ जगह पे उनके सीट एडजस्टमेंट का मामला भी है, तो शायद इस वजह से भी वो अपने कैंडिडेट उन्होंने नहीं दिए। लेकिन अगर हम नून लीग को का मुआवजा करें तो मुल्क भर से तमाम सीटों पर उनको उम्मीदवार नहीं मिले। नून लीग ने कौमी असम्बली में 266 में से 208 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार खड़े कर सकी, यानी 266 थे और 208 उन्होंने किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने तकरीबन 58 सीट्स तो वैसे ही छोड़ दी हैं। दूसरी तरफ नून लीग की अगर हम बात करें, सूबाई असम्बलियों पे 593 सीटों पर 463 उम्मीदवार खड़ी कर सकी है सूबाई सतह पे। इसी तरह अगर आप कौमी और सूबाई असम्बलियों की कुल सीटों की बात करें तो नून लीग ने 859 सीटों पर 671, जबकि PTI ने 859 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो अब नून लीग जो बात कर रही है कि हमें 1/3 इसमें मिलनी चाहिए अक्सरियत, तो वो कैसे मिलेगी, क्योंकि 188 सीटों पर तो उनके अपने ही उम्मीदवार नहीं हैं। तो ये भी एक दिलचस्प अमल है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूँकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बार बार हम बात कर रहे हैं बहुत बेहतर पोजीशन में है।
लेकिन सिंध के अलावा जब हम बात करते हैं पंजाब में, तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत टफ टाइम मिलेगा, मेहनत करनी होगी। और इसी तरह केपी और बलूचिस्तान में भी देखना यह है कि सूरत हाल क्या बनती है, मोमेंटम किस तरफ शिफ्ट होता है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूँकि सिंध में 61 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, यहाँ पे 8 सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नुमाइंदे नहीं खड़े किए। 61 में से जब आप 8 माइनस करते हैं तो आपके पास जो नंबर है वो यहाँ पे नेशनल असम्बली में फिर कम हो जाते हैं। पंजाब में आपकी सूरत हाल वैसे भी बहुत ख़राब सूरत हाल है। तो अब ये सारे मामला जो हैं वो कैसे इनको फेवर करेंगे। और आलमोस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तो नेशनल असम्बली की जो सीट्स हैं तकरीबन 35-40 सीट्स तो आराम से निकाल लेगी। लेकिन पंजाब और जब हम केपी की बात करते हैं तो वहाँ पे जनूबी पंजाब में भी कदरे बेहतर पोजीशन है कुछ डिस्ट्रिक्ट में और केपी में भी, लेकिन वहाँ पे भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी, बहुत मेहनत करनी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ पे भी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जब हम बात करते हैं, मुस्लिम लीग पंजाब में सेंट्रल पंजाब में तो बेहतर पोजीशन में है, फिर चूँकि उन्होंने कुछ सीट एडजस्टमेंट्स भी की हैं। 100 नंबर्स का दावा मुस्लिम लीग नून कर रही है पंजाब से, बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून को केपी और सिंध से नंबर्स लेने होंगे। सिंध में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ कराची ही मुस्लिम लीग नून के पास 3-4 सीट्स हैं और एमक्यूएम के साथ ज़ाहिर इत्तेहाद है। अदरवाइज़ यहाँ पे भी पोजीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उस तरह नहीं है। सिंध की जब हम बात करते हैं तो सिंध में भी मुस्लिम लीग नून के पास उस तरह की अक्सरियत नहीं है। बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स की सियासत है, वो इनके साथ इत्तेहाद करेंगे ज़रूर, लेकिन ख़ुद मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान में भी मेहनत करनी होगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, सीनियर कानूनदान है। यासीन आज़ाद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर आज बहुत दिनों के बाद नवाज शरीफ साहब ने जलसे से खिताब किया, ज़रा ऑफिशली इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी किया उन्होंने। और चूँकि जब वो वतन वापस आए तब हमने उनकी स्पीच सुनी थी, उसके बाद वो अपने जो उम्मीदवारान थे, टिकट होल्डर्स थे, उनके साथ तो गपशप उनकी रही, लेकिन ऑफिशली आज वो नज़र आए। उन्होंने कहा 2017 में मुझे ना निकाला जाता तो आज मुल्क में खुशहाली होती, महंगाई ना होती, एशियन टाइगर बन चुके होते हम। ओवरऑल ज़रा वो अपना बयानिया सामने रख रहे थे कि माजी में हमने क्या काम किए और कैसे बेटे से तनख्वाह ना लेने का बहाना बनाकर इस केस में सज़ा दिलाई गई और मुल्क को डी ट्रैक किया गया। माशी तौर पे अब किस तरह देखते हैं, और अब इलेक्शंस ज़रा वक्त भी कम है, ओवरऑल क्या देखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन को आप किस तरह देखते हैं? पंजाब में भी अच्छा खासा मुकाबला है और पंजाब में 100 सीट्स का दावा तो कर रही है मुस्लिम लीग नून कि हम निकाल लेंगे। आपको लगता है कि 100-90-100 सीट्स आप आराम से नेशनल असम्बली के लिए पंजाब से निकाल लेंगे? देखिए, यहाँ सब की आज की तकरीर में जो कुछ उन्होंने कहा वो सारा हकीकत पे मुबनी है जी, और हर आदमी इस बात को एडमिट करता है कि माजी में उनके साथ बहुत ज्यादती हुई। मैं उस ज़माने में मुस्लिम लीग में नहीं था। जी जी, जब वज़ीर आज़म थे, मैं न्यूयॉर्क चला गया तो वहाँ 3-4 फंक्शन हुए जी। तो 3-4 फंक्शन के दौरान जब मैंने अपने ख्यालात का इज़हार किया तो एक बार आदमी मजमे में खड़ा हो गया और उसने कहा कि आपका प्राइम मिनिस्टर गया। तो मैंने उनसे ये बात कही कि प्राइम मिनिस्टर क्यों जाएगा, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, प्राइम मिनिस्टर मजबूत फुटिंग पे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है। ठीक है। तो उसने कहा अपने प्राइम मिनिस्टर को बचाना है तो एक काम कर लें कि सी पैक के मंसूबे का रोक दें, ठीक है, तब प्राइम मिनिस्टर बच जाएगा। एक बात तो ये, ठीक है। बाकी जो कुछ मियाँ साहब के साथ हुआ वो तो तारीख का एक हिस्सा है और ऐसे ऐसे वाक़यात हुए। जिस तरह मियाँ साहब ने आज अपनी तकरीर में ये बात खुद कही जी कि मुझे अकामा के ग्राउंड पे लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्या वो उनके साथ ज्यादती नहीं थी? क्या इंसाफ का मर्डर नहीं था उनके साथ?
केस कोई और था पनामा का, और अकामा के ग्राउंड पे आप उनको लाइफ के लिए फारिग कर रहे हैं। ठीक। तो यासीन ये साहब, बात ये बनता तो नहीं था, लेकिन ज़िमरन चूँकि इंसा ये चीज़ें क्यों होती रही माजी में भी, पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी पड़ी है, तमाम वज़राए आज़म और पार्टीज़, आज वही चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हो रही है। तो ये कब तक हम टूल बनते रहेंगे एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए? कभी अदलिया पार्लियामेंट आमने सामने हो जाते हैं, कभी हमने देखा इस्टेब्लिशमेंट और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आमने सामने होती हैं। तो हम इस माजी से कब सबक सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे? अभी जो इंतखाबात हो रहे हैं ये भी आपके सामने ही हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास से निशान छिन गया, ये भी वक्त साबित करेगा। आप खुद ज़रा सीनियर कानूनदान हैं कि क्या इस तरह के फ़ैसले देने चाहिए थे या नहीं। अब फैसला आवाम को ही करना चाहिए, जिस तरह 2017 में गलत था या 16 में गलत था, वो चीज़ आज भी गलत है। देखें, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि क्या अदलिया ने लोगों के ओपिनियन के मुताबिक फैसले करने हैं या कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने हैं। इसीलिए बाद वक़्त मैं ये बात कहता हूँ कि अदलिया के जज साहिबान को तो ना टीवी देखने की जरूरत है ना मीडिया देखना है, ताकि वो किसी बात से इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन बदकिस्मती यासीन साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो जजेस भी सारे हमारे मौजूद जजेस भी टीवी देख के ही और पॉपुलर फैसले ही कर रहे होते हैं। क्या करें? देखें ना सर, मैं यही बात कर रहा हूँ कि क्या जो इस वक्त फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसमें पार्टी का निशान छीना गया, ठीक है, मुझे बता सकते हैं कि उस फैसले के अंदर क्या गलती है? और जो उनके पीटीआई के वकला ने जो रोल प्ले किया, क्या जो कुछ उन्होंने किया, एक प्रोफेशनल वकीलों को ये बात करनी चाहिए थी? सवाल ये पैदा होता है कि सब्जेक्ट मैटर पे ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग था, 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी, उससे पहले भी डीबी ने फैसला किया हुआ था, सब्जेक्ट मैटर वहाँ डिस्प्यूटेड था। तो फिर सीनियर वकीलों की ये जिम्मेदारी थी कि ये जब मामला जब पेशावर हाई कोर्ट में ले गए तो वहाँ जाके ये डिस्क्लोज करते कि सब्जेक्ट मैटर ये ऑलरेडी पेंडिंग है बेहद लाहौर हाई कोर्ट में, तो शायद पेशावर हाई कोर्ट ये जजमेंट ही नहीं देता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप खुद गलतियों पे गलती करते हैं, ठीक है, आज पीटीआई को इस स्टेज पे लाके खड़ा करने वाला पीटीआई का सरबराह खुद है। और आज आप यह देख लें कि पार्टी क्यादत जो है, मैं कल मजाक में एक बात कही थी कि बुखला बरादरी को कोई किराए का मकान भी नहीं देता। इमरान खान इतने ग्रेट आदमी हैं कि उन्होंने बुखला बरादरी को पूरी जमात हैंड ओवर कर दी। और जो बुखला के दरमियान आजकल जो डिस्प्यूट पर लीडरशिप पे आ रहा है, आमद खान साहब कुछ कह रहे हैं, ऐसा ही है, मरवत साहब कुछ कह रहे हैं, बैरिस्टर गौर कुछ कह रहे हैं, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यासीन रज़ा साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, चूंकि जब मुझे याद है पनामा के ऊपर उस वक्त भी हम बड़े प्रोग्राम कर रहे थे, चीज़ें जब फैसला आया तो मिठाइयाँ बांटी गई पूरे पाकिस्तान में चीज़ें, आज वो सारी चीज़ें सब जितने भी वकील हैं, वो आप तो बहुत सी सीनियर हैं, जो बिल्कुल जूनियर वकील भी है, वो भी समझता था कि बहुत कमज़ोर फैसले में सज़ा हुई है, अगर सज़ा देनी भी थी और फैसले और केसेस भी थे वहाँ पे सज़ा हो सकती थी। इसी तरह मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो सज़ाएँ हो रही होती हैं, जो चीज़ें बाद में यही फ़ैसला जो आज पीटीआई के ख़िलाफ़ गया है, 2 साल के बाद ये फिर रिवर्स हो रहा होगा, इसके ऊपर कहानियाँ लिखी जा रही होंगी। जिस तरह आज मियाँ साहब वापस आ गए ना, उनकी सज़ा भी मुअत्तल हो गई, सब कुछ हो गया। तो वक्त से या हालात से हम क्यों नहीं सीखते? और ठीक है, ज़रा आइन और कानून के मुताबिक ही फ़ैसले होते हैं, कमज़ोर फ़ैसले होते हैं, जहाँ केस बनना होता है वहाँ नहीं होता। हम ये ग्रे एरिया में रह के क्यों डिसीजंस लेते हैं? मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। देखें, आप मुझे ये बता दें कि जिस दिन से ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हैसियत से ओथ लिया जी, उस दिन से लेकर आज दिन तक जो जजमेंट आ रहे हैं जी, जिस तरह प्रोसीजरल एक्ट में माजी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनने से पहले स्टे दे दिया था जनाब, और पहली दफा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम पार्लियामेंट की बालादस्ती को कबूल करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को हम छेड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसी प्रोसीजरल एक्ट को आपने माना और ऑनरेबल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात शेयर किए बाकी 2 सीनियर जजेस के साथ। और आज अगर 184(3) में कोई कार्रवाई होगी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद कोई एक्शन नहीं लेगा जब तक बाकी 2 सीनियर जजेस उनसे एग्री नहीं करेंगे। ठीक है। तो अगर ये चीजें या जिस तरह से लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन के सिले में जो जजमेंट आया, क्या वो काबिल तारीफ जजमेंट नहीं है जिसमें उन्होंने कहा कि लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन तो ना इस्लाम इजाज़त देता है ना पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है।
तो अब ये तमाम फैसले जिससे जस्टिस फैज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस का अहदा संभाला, सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले आए और रिविजिट हुए, मुझे ये बता दें कि उनका कौन सा फैसला गलत है जिसको हम कहें कि वो गलत है। क्या उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल करने की कोशिश नहीं की? एप्रिसिएशन पहले बिल्कुल ठीक है, एप्रिसिएशन है, पार्लियामेंट को मजबूत देखना चाहते हैं चीज़ें, लेकिन डिस्प्यूट भी तो वकला ही जो वहाँ पे जा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, तो वही डिवाइड है, वही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना यासीन साहब। सर वकला का जहाँ तक ताल्लुक है, आप ये बता दें कि मेरे बड़े भाई मसलन लतीफ़ खोसा साहब को ले लें, जी जी, आमिर खान साहब को ले लें। आमिर खान साहब तो फाउंडर मेंबर है ना पीटीआई के साथ। जी जी, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अगर ओपन कोर्ट में लाइटर मोड के लिए ये कहा कि अगर नया चेयरमैन बनाना ही था तो आमिर खान का पहला राइट बनता है, उसको बना देते, क्योंकि सीनियर मोस्ट आदमी वही था। आप जो कुछ खेल खेला जा रहा है, या जिस तरह पीटीआई अपना पार्टी को खुद तबाह बर्बाद कर रही है, उसकी जिम्मेदारी आप अदालतों को क्यों डालते हैं? नहीं डालनी चाहिए। जैसे आगे बढ़ते हैं, इलेक्शंस, अब चूंकि वक्त भी कम रह गया, जो कि थोड़े से ईरान की वजह से हालात हुए, इलेक्शन तो टाइम पे होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि होने भी चाहिए। कोई आपको लगता है कि सरहदी मामला इस तरह के हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बयानात भी इस तरह के आ रहे हैं? सर देखें, मैंने आपके प्रोग्राम से भी कहा था कि 8 फरवरी का दिन इलेक्शन के लिए फिक्स है। इसके बाद कोई इलेक्शन में मुल्तवी होने का कोई क्वेश्चन भी नहीं आता, चाहे बड़े से बड़ा कोई वाकया भी हो जाए। ये ईरान पाकिस्तान का मामला जो है मेरे नज़दीक सीरियस तो है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये मामला सेटल हो जाएगा। ईरान से हमारे ताल्लुकात भाइयों वाले हैं, 2 मुसलमान ममालिक हैं, उनके दरमियान अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई वाकयात हुए हैं, इन दोनों हुकूमतों को मिलके अपने अपने इंटरेस्ट में इस मामले का बाइज्जत तौर पर कोई हल निकालना चाहिए। ठीक। और ये कोई ग्राउंड नहीं है इलेक्शन को मुलतवी करने का। और मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पर कह दूँ कि पंजाब में जिस तरह की आज डिफरेंट जमातें बातें कर रही हैं, आज भी मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वोट इंटैक्ट है। और आपको चंद दिनों में, आज तो पहला जलसा आपने देखा, इससे पहले मैडम मरियम नवाज ने भी 1-2 जलसे किए हैं। तकरीबन 50-55 के करीब हमारे जलसों का फाइनल फैसला हुआ है। वो जल्द आप बड़े बड़े जलसे देखेंगे। यासीन साहब, इसमें कोई शक नहीं, पंजाब ठीक है, वोट है, और हमें पता है कि जब मियाँ साहब निकलते हैं तो मियाँ साहब के साथ या मरियम बीबी के साथ वोटर निकलता है, क्राउड निकलता है। सिंध की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंध में चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नंबर्स की बात करता हूँ, तो अभी तक तो दूर दूर तक हमें कोई बड़ा अपसेट नज़र नहीं आ रहा। कोई गेम चेंज होगा सिंध में? मियाँ साहब विजिट करेंगे अंदरूनी सिंध से, कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? पाकिस्तान देखें सर, जी जी देखें, सिंध में हमारा जो है, एक तो एमक्यूएम के साथ सीट एडजस्टमेंट हुआ है, ठीक है, और ये कराची और हैदराबाद की हद तक आप समझ लें। जी जी। बाकी अंदरूनी सिंध हमारा जीडीए से एडजस्टमेंट हुआ है, ठीक है। जिस तरह आप ये बात एडमिट करते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बेहतर है, मैं इस हकीकत को मानता हूं कि सिंध के अंदर पीपी की पोजीशन मजबूत है जी। लेकिन जिस तरह का अलायंस हमारा हो रहा है, ये सीट एडजस्टमेंट हो रहे हैं, आप देखेंगे कि इस दफा रिजल्ट अपसेट होगा। और मैं ये नहीं कहता कि 100% आप मामलात को ले जाएंगे, लेकिन तब्दीली आएगी सिंध की हद तक भी। और आज जो पीपल पार्टी क्रिटिसाइज कर रही है पूरे पाकिस्तान में कि पंजाब में कोई काम नहीं हुआ और सारे काम सिंध में हुए, तो मैं कल परसों एक बात कह रहा था जनाब कि पूरे पंजाब में मोटरवे तो बन गई, सखर से कराची तक मोटरवे आज दिन तक नहीं बन सका। ये ठीक है, लेकिन जैसे अब वक्त खत्म हो रहा, आखिरी नेशनल असेंबली के लिए सिंध की 61 सीट्स हैं जिन पे इलेक्शन होगा बराह रास्त। 53 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं, 8 सीटें उन्होंने छोड़ दी हैं। आपको लगता है 53 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो क्लेम कर रही है हम 40 से 45 जीतेंगे, वो कराची डिवीज़न को भी शामिल कर रहे हैं, अब रफली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितनी सीट्स निकाल लेगी? सर देखें, कराची से तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 5 सीटों पे खड़ी हुई है, राइट सर। बाकी सीटें एमक्यूएम के गई हैं, और एमक्यूएम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सीट एडजस्टमेंट के ग्राउंड पे। अंदरूनी सिंध की पोजीशन जीडीए के साथ आपका एडजस्टमेंट है, ठीक है। पहले जीडीए और पीपल पार्टी में अकेले में मुकाबला होता था जनाब। अब मौलाना फजलुर रहमान भी किसी हद तक जीडीए के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ मुतफिक है। तो ये क्या सराई मैं सियासत में इसलिए नहीं करता
इसका फैसला पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम करेंगे कि वो 8 लेकिन फरवरी इतना को जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल वन साइडेड समझ रही है कि हम 40-42 नेशनल की सीटें सिंध से निकाल लेंगे, इतनी आसान भी नहीं होंगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कराची हैदराबाद में है, इनकी हम सीटें लेगी। पीटीआई भी मुमकिन है कुछ सीटें ले जाए जो बगैर निशान के इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक, तो जो पीपल पार्टी दावा करती है मुझसे एग्री नहीं करता। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।